हेलो मेरे प्यारे छात्रों, आप सभी का स्वागत है। 1 मार्च का गणित का पेपर आप सभी का वायरल हो गया है। इस पेपर का संपूर्ण हल आप लोग जरूर देखें। यह पेपर का सेट क्या है, ईबी है। इस पेपर को हल करके ही आप 1 मार्च को पेपर देने जाइएगा। आपको इस पेपर का संपूर्ण हल एकदम बताने वाले हैं, तो 1 सेकेंड के लिए भी पहले नंबर पर तो आप इस वीडियो की स्किप मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए ये आपका वायरल पेपर है, तो यहाँ पे देखिए आपको सबसे पहले आपको अनुक्रमांक लिखना रहता है और यहाँ पे अपना नाम लिखना रहता है। यहाँ पे देखिए पूर्णांक रहेगा, टोटल 70 नंबर का आपका पूर्णांक रहेगा, यानी 70 नंबर का ये पेपर है। समय आपको मिलेगा पेपर हल करने के लिए 3 घंटा 15 मिनट का समय मिलेगा, जिसमें आपको नोट दिया गया है कि प्रारंभ की जो 15 मिनट रहेगा प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए आपको समय मिलेगा कि 15 मिनट तक प्रश्न पत्र पढ़ सकते हैं। यहाँ पे देखिए कुछ इसके सामान्य निर्देश दिए गए हैं। तो देखिए पहला निर्देश आपका क्या है कि सभी प्रश्न आपको करना एकदम अनिवार्य है। अगला है कि इस प्रश्न पत्र 2 खंडों में बटा रहेगा। खंड अ में 20 अंक के 20 बहुविकल्पी प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, जिसका उत्तर आपको OMR सीट पर देना रहेगा। तो आपको हिंदी का पेपर आप लोग दे चुके हैं, तो आपको OMR सीट भरने का तरीका पता होगा कि OMR सीट कैसे भरा जाता है। OMR पर उत्तर अंकित किए जाने के पश्चात उसे न काटना है, न इरेजर, व्हाइटनर, इन सब का कदापि प्रयोग आपको नहीं करना है। दूसरे खंड ब में 50 अंक के वर्णात्मक प्रश्न रहेंगे। इस खंड में कुल 5 प्रश्न रहेंगे। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टतः लिख दिया गया है कि उसके कितने खंड करने हैं। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख अंकित किया गया है। प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए और अंत तक करते जाइए। जो प्रश्न ना आता उस पर समय आपको नष्ट नहीं करना है। समझ में आ गया? ये इसके कुछ सामान्य निर्देश थे। चलिए प्रश्न पे चलते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये आपका पहले आपको बहुविकल्पी प्रश्नों को आपको बताएंगे, तो देख लीजिए ये है आपका खंड अ, जिसमें पहले बहुविकल्पी प्रश्नों को एकदम बताने वाले और डिटेल में समझाएंगे। यदि इसके पहला जो आपको पेपर हल कराए हैं, यदि देखे होंगे तो आपको सभी प्रश्नों को डिटेल में बता रहे हैं। देखिए पहला प्रश्न आपका है कि कौन सअभाज्य संख्या का युग्म है। तो आपको तो पहले ये पता होना चाहिए कि सअभाज्य संख्या क्या होता है। देखिए सअभाज्य संख्या का मतलब होता है कि दो ऐसी संख्या जिसका HCF 1 है, अर्थात उन दोनों संख्याओं में कोई एक उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होना चाहिए। देखिए आपका 18 और 25 में देखेंगे तो एक ऐसी संख्या बताइए जो आपका 18 भी कट जाए, उसी संख्या से 25 भी कट जाए, तो आपको कोई भी ऐसी संख्या नहीं मिलेगा एक को छोड़ के, ठीक है। तो इस प्रश्न का तो सही जवाब आपका ए वाला ही करेक्ट हो जाएगा। लेकिन इसके अलावा और सभी ऑप्शन को देख लीजिए। 5, 15 में देखेंगे तो 5 से ये भी कट जाएगा, 5 से ये भी कट जाएगा, इसका मतलब उभयनिष्ठ गुणनखंड इसका कुछ ना कुछ मिल रहा है। 7, 21 में देखेंगे 7 से 21 कट जाएगा, 31 से 93 कट जाएगा, लेकिन यहाँ 18 से 25 आपका तो कटेगा नहीं, इसलिए अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा आपका ए वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे कह रहा है 144 के अभाज्य गुणनखंड में अभाज्य गुणनखंड की घातों का योग पूछ रहा है कि घातों का योग कितना होगा। तो देखिए इस प्रश्न को आप कैसे लगाएंगे। देखिए 144 का पहले आप गुणनखंड कर लीजिएगा। देखिए आपसे जब भी सवाल पूछेगा अभाज्य गुणनखंड के बारे में, तो आपको क्या करना है, एलसीएम निकालना है। चलिए 2 से पहले कटेगा, 2 7 14, 2 दूना के 4 होगा, फिर 2 से कटेगा 2 3 6, 2 6 का 12 होगा, फिर 2 से कटेगा 18 बार में, फिर 2 से कटेगा आपका 9 बार में, फिर आप 3 से कटा दीजिए, तितली के 9 हो जाएगा, 3 एक 3 हो जाएगा। देखिए यहाँ 2 कितने बार आए थे, 1 2 3 4, तो 2 पे कितना घात हो जाएगा, 4 घात अब गुणे 3। देखिए कितने बार है, 3 2 बार है, 3 पे 2 घात कर लीजिए। अब यहाँ पे पूछा है कि अभाज्य गुणनखंडों की घात पूछा है, घातों का योग। देखिए यहाँ पे घात पे 4 है, यहाँ घात के रूप में 2 है, तो 4 और 2 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा आपका 6। तो अभाज्य गुणनखंडों का अभाज्य जो गुणनखंड उसके घातों का योग कितना आया आपका, 6 आया है। अब ऑप्शन में देखिए 6 कहाँ पे दिया है, तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न ध्यान दीजिए। देखिए अगला प्रश्न तो बहुत ही ज़्यादा सिंपल होता है, ये सवाल आपको कई बार बता चुके हैं। देखिए यम के किस मान के लिए समीकरण युग्म x माइनस 2y बराबर 3 तथा 3x धन, देखिए यहाँ पे धन है, यहाँ पे ध्यान रखिएगा क्या है आपका धन, यम y बराबर 1 का अद्वितीय हल होगा। देखिए यहाँ पे जब इस तरह आपको यम पी ए कुछ मान पूछता है ना, और यहाँ पे दिया है कि अद्वितीय हल होगा, तो देखिए इसको कैसे आप लगाएंगे। देखिए इस सवाल को लगाने के लिए आपको क्या करना है, पहले इस सवाल को लिख लीजिए। देखिए बताते हैं आपको, ठीक है, डिटेल में समझिए। कितना दिया है आपका 2x माइनस 2y बराबर कितना दिया है आपका 3 दिया है, ठीक है। फिर कितना लिखा है 3x प्लस my बराबर 1 है, 3x प्लस कितना लिखा है my बराबर
1 लिखा है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे यक्स माइनस 2y लिखा है ना, तो यहाँ पे यक्स खाली है, ये नहीं है आपका। देखिए अद्वितीय हल का कंडीशन क्या होता है, अद्वितीय हल का कंडीशन होता है अद्वितीय हल। देखिए ये होता है A1/A2 इज नॉट इक्वल B1/B2, ये अद्वितीय हल का कंडीशन है। ये कंडीशन आपको आएगा तभी आप सही जवाब दे सकते हैं। देखिए ए का मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे यक्स का गुणांक कितना है, तो कुछ नहीं है, तो मतलब 1 है। A2 का गुणांक 3 है, इज नॉट इक्वल B1 का गुणांक कितना है -2, और B2 का गुणांक कितना है यम है। अब तिरिया गुणा कर लीजिए, देखिए यम का इधर करेंगे तो यम का 1 में गुणा करेंगे तो यम होगा, इज नॉट इक्वल 3 का गुणा करेंगे तो 3 दूना के 6 हो जाएगा। तो यम इज नॉट इक्वल -6 वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो देखिए आप ये बताने का रीज़न क्या था, अभी ऑप्शन दिखाएंगे तो आपको समझा देंगे वहाँ पे कि रीज़न क्या था इसका इस तरह बताने का। तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन में जब ध्यान से देखेंगे ना, तो देखिए यम बराबर -6 भी दिया है और यम इज नॉट इक्वल -6। बहुत सारे छात्र जिसको ये नहीं पता होगा तो ये आप यही लगा के आएंगे और 100% गलती आपका प्रश्न हो जाएगा। कौन सा सही जवाब लगाना है, सी वाला ऑप्शन सही लगाना है। ठीक है, तो इस तरह कंसेप्चुअल आप पढ़ा कीजिए सवालों को। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, चौथा नंबर का। यहाँ पे दिया है 2x + 3y = 18, यक्स - 2y = 2 का हल है। देखिए इसको हल करने का 2 तरीका है। कैसे, एक तो ऑप्शन से हल कर सकते हैं कि यक्स का मान यहाँ रख के हल कर सकते हैं, एक तो होता है ऑप्शन से हल करना, एक होता है कि इसको डिटेल में हल करना। चलिए आपको डिटेल में बता देते हैं, फिर ऑप्शन से तो आप समझ जाएंगे। देखिए कैसे हल करेंगे, 2x + 3y = 18, ये समीकरण नंबर क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। यक्स - 2y = 2, ये समीकरण नंबर 2 हो जाएगा। कैसे हल करेंगे, तो इसमें से कोई एक अक्षर आपको कटना चाहिए। अब कटाने के लिए क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे जैसे 2x है तो यहाँ पे 2x रहता तो ये कट जाता। तो अब यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में या ऐसे लिख दीजिए, समीकरण 1 गुणा कितना 2, बस समीकरण 1 में 2 से गुणा करना है। तो सॉरी, समीकरण 2 में करना है ना, देखिए थोड़ा सा मिस्टेक हो गया हमसे, समीकरण 2 में करना है 2 से गुणा। तो ये आपका समीकरण 1 है, तो इसी तरह उतार लीजिए। 3y बराबर कितना हो जाएगा 18, ये समीकरण नंबर आपका 1 हो जाएगा। समीकरण 2 में गुणा करें, 2x - 2 दूना के 4y, और ये हो जाएगा 2 दूना के 4, ये समीकरण 2 वाला है। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे। जब घटाते हैं तो बीजगणित में नीचे का चिन्ह क्या करते हैं, बदल देते हैं। तो प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा। देखिए 2x से 2x कट जाएगा, इसमें से घटा प्लस और प्लस हो गया, तो 4 में 3 जोड़ के 7 हो जाएगा, 4 3 7y, और 18 में से 4 घटाएंगे 14 हो जाएगा। देखिए y बराबर कितना हो जाएगा 14, और बटा में 7 हो जाएगा, 7 दूना के 14, यानी y का मान कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। देखिए बताने का रीज़न हमारा ये है ना कि इस तरह के सवाल आपसे 2 नंबर में भी, 4 नंबर 2 नंबर में भी सवाल पूछ सकते, इसीलिए इसको लांग विधि से भी बता रहे हैं। देखिए यह y बराबर 2 है। अब ऑप्शन में थोड़ा सा देख लीजिएगा, y बराबर 2 कहाँ पे दिया है, सिर्फ एक ही ऑप्शन में दिया है, तो आपको ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं, ए वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा। ठीक है, एक मान यदि y का मान 2 हो गया तो आप ऑप्शन में खोज लीजिएगा और यहाँ पे जो मिलेगा वही वाला ऑप्शन लगा लीजिएगा। इसके अलावा देखिए इस सवाल को हल करना रहेगा पूरा। अब ये क्या करेंगे, y का मान समीकरण 1 या 2 किसी में रख के आप हल करेंगे ना, तो यक्स का मान आपको पता चल जाएगा। ठीक है, अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल क्या है। देखिए इसको कैसे हल करेंगे, तो पहले यहाँ पे सवाल को देखिए, ध्यान से सवाल को देखिए, फिर इसके बाद लगाइएगा। देखिए k के किस मान के लिए रैखिक समीकरण युग्म यक्स प्लस यहाँ पे ky बराबर 1 है, तथा k यक्स और प्लस यहाँ पे y बराबर k² के अनेक हल है। यहाँ पे क्या दिया है, अनेक हल। तो अभी जैसे आपको पता है उसी तरीका से लगाना है। देखिए यहाँ पे क्या होता है, अनेक हल का कंडीशन आपको पता होना चाहिए, आपको साथ में बता रहे, इसको याद रखिएगा, आपके पेपर में ये सब आने वाला है। अनेक हल का कंडीशन होता है A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 होता है, ये कंडीशन होता है। देखिए ए का मान का मतलब होता है जो यक्स का गुणांक होगा वही ए का मान होता है। देखिए यक्स के बगल में कुछ नहीं है तो 1 है, 1 बटा के A2 का मान यहाँ से k का मान हो जाएगा बराबर b का मान क्या है, तो यहाँ से देखेंगे तो k हो जाएगा, यहाँ से y के गुणांक। देखिए a का मतलब यक्स का गुणांक, और b का मतलब y का गुणांक, और c का मतलब जिसके साथ कोई अक्षर नहीं होगा उसका मान, मतलब अचर पद। देखिए यहाँ C1 का मान 1 है, यहाँ C2 का मान क्या है, k² है। आपको ज्ञात क्या करना है, k का मान, तो जो सिंपल होगा उसी को लेकर हल कीजिएगा। देखिए पहले और दूसरे को लेकर हल कर लीजिए। देखिए हल करेंगे इन दोनों को, तो 1 का 1 में गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, और k का k में करेंगे क्या होगा, k²। स्क्वायर हटाने का नियम है कि दोनों पक्षों का आप वर्गमूल ले लीजिएगा इस तरह। देखिए वर्गमूल जो होता है हमेशा प्लस माइनस में होता है, 1 का वर्गमूल 1 होगा, और ये स्क्वायर इसको हटा देगा k हो जाएगा, यानी k का मान क्या होगा आपका
प्लस माइनस 1 होगा, तो थोड़ा ऑप्शन को ध्यान से लगाइएगा, ठीक है। देखिए +1 दिया है -1, आपको जब प्लस माइनस जो देगा वही वाला ऑप्शन लगाइएगा। तो इसका सही जवाब कौन सा लगाएंगे आप? बी वाला ऑप्शन करेक्ट लगाइएगा। समझ में आ गया ना? तो थोड़ा ध्यान से आंसर को पढ़ के और ऑप्शन को पढ़ के ही लगाया कीजिए आंसर। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का सवाल है, छठा नंबर का। देखिए क्या है, यदि 1/x² - 2 = 1/7 तो यक्स का मान ज्ञात कीजिए। देखिए इस प्रकार के सवाल आप कैसे लगाएंगे, सिंपल सा होता है, बस तरीका पता होना चाहिए सही से आपको। तो चलिए इसको लगाते हैं और आपको बताते हैं। देखिए 1 कितना है, x² - 2 = 1/7 और यक्स का मान ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे, तिरिया गुणा x² - 2 का 1 में गुणा करेंगे, मतलब इसका इधर करेंगे तो कितना हो जाएगा, x² - 2 हो जाएगा बराबर 7 का 1 में गुणा करेंगे तो 7 का 1 में करेंगे 7 के 7 हो जाएगा। यहाँ x² होगा 7 होगा, ये -2 है इधर पच्छांतर करेंगे प्लस हो जाएगा। तो x² बराबर क्या होगा, 7 × 2 = 9 हो जाएगा। स्क्वायर हटाने का नियम अभी बताएंगे, दोनों पक्षों का वर्गमूल लेना पड़ेगा। ये x तो बाहर हो जाएगा, लेकिन 9 का वर्गमूल क्या होता है 3, और वर्गमूल अभी बताएं कि इसका आंसर किस में लिखेंगे, प्लस माइनस में लिखते हैं। किस में लिखते हैं, प्लस माइनस में। यानी यह कितना मान है x का, +-3 हुआ। यहाँ पे ऑप्शन लगा दीजिए। तो यहाँ पे ऑप्शन क्या आंसर सही होगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। तो चलिए अगला प्रश्न आपको दिखाते हैं। देखिए ये है आपका अगला प्रश्न, ठीक है। देखिए अगला प्रश्न आपका क्या है, यहाँ ध्यान दीजिएगा। यदि ए बी के एक वृत्त के केंद्र 2, -3 है तथा बी का निर्देशांक दिए 1, 4 है तो ए का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। देखिए कैसे हल करेंगे, आपको समझा रहे हैं। देखिए इस तरह हल कीजिएगा। यहाँ पे आप क्या कीजिएगा कि जैसे ये देखिए व्यास दिया है, तो ऐसे क्या होगा, एक वृत्त होगा, ये क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा। अब ए बी के वृत्त का केंद्र दिया है, यानी कि ये केंद्र दिया है 2, -3, 2, -3। फिर बी का निशान दिया है 1, 4। तो यहाँ पे ए और बी अपने मन से मान लीजिएगा। यहाँ बी का निशान कितना दिया है, 1, 4 दिया है। आपसे पूछ रहा है ए का निर्देशांक। तो देखिए ए का निर्देशांक कैसे बताएंगे, तो यहाँ पे देखिए ए का निर्देशांक अपने मन से x, y मान लीजिए। क्या मानेंगे, x, y। तो देखिए ये बताइए कि जब ए और बी दिया है व्यास, ये जो केंद्र दिया है तो इसका मतलब ये मध्य बिंदु हुआ। तो यहाँ पे लगाएंगे मध्य बिंदु का फार्मूला, मध्य बिंदु का फार्मूला लगाएंगे बराबर। फार्मूला होता है x1 + x2 और बटा में 2, y1 + y2 बटा के 2, कोष्टक बंद। अब मध्य बिंदु कितना दिया है, 2, -3 दिया है। अब यहाँ मान रख लीजिए x1 मतलब देखिए x का मान कितना है 1, पहले वाला मान x को होता है। x2 का मान कितना दिया है 1, तो +1 बटा के 2 कर लेंगे y1 का मान क्या है y है, दूसरा वाला मान। तो यहाँ y2 का मान क्या है 4 है, तो 4 बटा में 2। अब इसी को हल करना है। देखिए हल कैसे करेंगे, अब यहाँ से तुलना कर लीजिएगा। तुलना करने का मतलब होता है कि ये पहले x का मान होता है y का, इधर वाला पूरा का मान x होता है, ये पूरा मान y का होता है। तो x से x की तुलना किया जाता है और y से y की तुलना किया जाता है। तो देखिए 2 बराबर कितना हो जाएगा आपका, x + 1 बटा के 2। देखिए 2 का, देखिए यहाँ पे 3 गुणा कर लीजिए, 2 का 2 में करेंगे 2 दूना का 4 होगा। यहाँ पे x + 1 हो जाएगा, ठीक है। 1 को पच्छांतर कर लीजिएगा, 4 - 1 बराबर x हो जाएगा। अब इसको घटा लीजिए, 4 में से 1 गया 3, x का मान कितना आया, 3 आया, ठीक है। x का मान 3 आ गया। अब यहाँ y से y की तुलना करेंगे, तो y का मान कितना है -3, तो -3 बराबर कितना हो जाएगा, y + 4 बटा के 2। 3 गुणा कर लीजिए, 2 का 3 में करेंगे, अब 2 × 6 हो जाएगा, y + 4 हो जाएगा। 4 को पच्छांतर कर लीजिए 6, ये -4 हो जाएगा, y वो का मान हो जाएगा, जोड़ेगा -10 बराबर ये हो जाएगा। यानी निर्देशांक कितना हो जाएगा, पहले x का मान लिखा जाता है, फिर उसके बाद y का मान। तो यहाँ पे देखिए 3 का मान कितना हो जाएगा, -10 हो जाएगा, और यही क्या हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा। चलिए देखते हैं कि 3 का मान -10 कहाँ पे दिया है। तो देखिए यहाँ पे 3 का मान -10 यहाँ पे दिया है, तो ये वाला सही जवाब होगा। यहाँ पे देखिए -10 का मान 3 भी दिया है, तो ये आंसर नहीं होगा, इसीलिए थोड़ा सा इसको ध्यान से लगाइएगा। अब देखिए आपके सामने अगला नंबर का प्रश्न है, क्या है कि 3x² - 12x + k = 0 के मूल बराबर हों तो k का मान ज्ञात कीजिए। देखिए कई बार आपको प्रश्न करा चुके हैं अब तक, अभी देख रहे हो सब पेपर ना, तो आप इसी तरह सब फार्मूला एकदम याद हो जाएगा। जितना पेपर कराएंगे, 1-2 दिन जो समय बचा है, आप इन पेपरों को करते रहिए। बार बार पेपर करेंगे तो बार बार फार्मूला आपको बताते रहेंगे। देखिए जब सवाल में मूल बराबर होगा तो क्या लिखना पड़ेगा, मूल जब बराबर होता है -b² - 4ac, ये होता है जब मूल बराबर होता है तो कंडीशन होता है, ठीक है। देखिए b का मतलब होता है x का गुणा, x का गुणा कितना है -12, 12 का स्क्वायर कर लीजिए, -4 गुणे a का मान कितना है 3 है, तो 3 रख लीजिए। c का मान कितना है k है, तो k रख लीजिए, बराबर 0 हो जाएगा। देखिए 12 का स्क्वायर कितना होता है 144 होता है, 4 × 12 k हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा, ठीक है। अब 12 को पच्छांतर कर लीजिए, 144 होगा,
ये 12 के इधर करेंगे तो प्लस में हो जाएगा 12 के। अब पक्षांतर कर लीजिए 12 को, तो 144/12 के का मान हो जाएगा। ठीक है, अब 12 से इसको कटा, 12 के 12 से 144 कितने बार में कटेगा, 12 बार में, तो के का मान कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह आप लगा सकते हैं। तो चलिए ऑप्शन में देखते हैं कि ऑप्शन कहाँ पे दिया है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, आपका सही हो जाएगा। अब देखिए अगला नंबर का सवाल क्या है आपका, 9 नंबर का। देखिए कह रहा है कि दो आकृति जिनकी आकार समान हो परंतु अमाप जो होता है आवश्यक रूप से समान न हो तो कहलाती है। तो उसे क्या कहते हैं ये बताना है आपको। देखिए उसे कहते हैं समरूप त्रिभुज। तो इस प्रश्न का सही जवाब बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसको थोड़ा सा याद रखिएगा कि अमाप समान ना हो लेकिन अनुपात में बराबर हो और आकार समान हो तो समरूप आकृति उसे बोला जाता है। और आपके सिलेबस में समरूप त्रिभुज है, इसीलिए समरूप त्रिभुज भी ऐसे भी लगा सकते हैं। अब यहाँ पे देखिए यदि दो समरूप त्रिभुज के संगत भुजाएं 3:5 के अनुपात में है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात बताइए। तो देखिए बहुत सिंपल सा होता है। देखिए जब भुजाओं का अनुपात दे और क्षेत्रफलों का अनुपात दे तो आपको बहुत कुछ नहीं करना। यहाँ पे स्क्वायर 3 का स्क्वायर करेंगे 5 का, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25। ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए जब अब संगत भुजाओं का अनुपात दिया हो और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे तो भुजाओं का स्क्वायर कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात आ जाएगा। यदि क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है तो उसका भुजा का जो दिया रहेगा उसका वर्गमूल निकाल दीजिएगा, क्षेत्रफलों का अनुपात निकल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह ये सवाल जानते रहिएगा, इस तरह ये सवाल लगाना था। अगला सवाल देखिए, यदि किसी त्रिभुज की भुजाएं 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर हो तो वह त्रिभुज होता है। तो देखिए जब 3 मिले, 4 मिले और 5 मिले तो हमेशा समकोण त्रिभुज में ही आता है। इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आप इस सवाल को हमेशा पढ़े होंगे पाइथागोरस प्रमेय से। जैसे देखिए यहाँ से ये ऐसे पढ़ते हैं ना, मान लीजिए 3 है, ये 4 है तो ये हमेशा 5 ही आता है। इसलिए जब भी 3 4 दे तो आपकी अगला भुजा 5 होगा। और 3 4 5 किस में आ सकता है, यह आ सकता है आपका समकोण त्रिभुज में ही, या इसके अलावा किसी और त्रिभुज में नहीं आएगा। इसलिए इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला सवाल यहाँ ध्यान दीजिए 12 नंबर का क्या है। देखिए इस सवाल को आप लगाएंगे कैसे, यहाँ पे देखिए क्षेत्रफलों का अनुपात पूछा है ना, तो यहाँ पे देखिए परिमाप का अनुपात दिया है। परिमाप का अनुपात देने का मतलब होता है कि एक त्रिभुज का परिमाप और दूसरे त्रिभुज का परिमाप जो अनुपात होता है, देखिए अनुपात निकालिए, यहाँ 10 बटा कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा। चलिए पहले फार्मूला बता देते हैं आपको। ठीक है, पूरा विस्तार से समझ लीजिएगा, आपको समझेगा कैसे आ गया ये। देखिए पहले त्रिभुज का परिमाप बटा में दूसरे त्रिभुज का परिमाप जो होता है, दूसरे त्रिभुज का परिमाप बराबर होता है किसके, भुजाओं का वर्ग। तो पहले त्रिभुज का भुजा मान लेते A1 है और दूसरे त्रिभुज का भुजा का मान लेते A2, यही होता है। तो देखिए यहाँ पहले त्रिभुज का भुजा कितना दिया है 10 और दूसरे त्रिभुज का कितना दिया 15। अब इसको कटा के सिंपल कर लीजिए। देखिए 5 दूना के 10 और 5 दे 15, यानी कुल मिला के A1 बटा के A2 कितना आया, 2 बटा के 5 आ गए। ये भुजाओं का अनुपात हुआ। अब यहाँ पे पूछ रहा है क्षेत्रफलों का अनुपात। तो क्षेत्रफलों का अनुपात का फार्मूला क्या होता है, मान लीजिए कि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल को A1 मान लेते हैं, दूसरे त्रिभुज के क्षेत्रफल को A2 मानते हैं। ये जो होता है पहले जो भुजा है A1 का क्या होता है, भुजा का स्क्वायर के बराबर होता है, ये A2 के स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो भुजा कितना है 2 बटा के 5 है, इसका स्क्वायर कर लीजिए, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर करेंगे 4 और यहाँ पे कितना हो जाएगा, देखिए यहाँ पे कितना है 3 है ना, तो यहाँ पे 3 लिखना चाहिए। यहाँ पे कितना है आपका 3 है, यहाँ पे 3 कर लीजिए। ठीक है, तो 3 का स्क्वायर करेंगे कितना होगा, 3 के 9, अनुपात के रूप में लिखना रहेगा तो 4:9 लिख लीजिएगा और यही आपका ऑप्शन में सही होगा। ठीक है, तो इस चीज़ को जानिएगा, पहले त्रिभुज का परिमाप दूसरे त्रिभुज का जो परिमाप होता है भुजाओं का अनुपात के बराबर होता है, जबकि पहले त्रिभुज का क्षेत्रफल दूसरे त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजाओं के स्क्वायर के अनुपात के रूप में होता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसका सही जवाब बी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। आपके सामने अगला नंबर का सवाल है 13 नंबर का। देखिए यहाँ पे कह रहा है कि यदि tan थीटा बराबर 8 बटा के 15 तो कोसेक थीटा का मान बताना है। क्या बताएंगे आप कोसेक थीटा का। देखिए यहाँ पे पहले tan थीटा का फार्मूला लिखिए। tan थीटा बराबर 8 बटा के 15 दिया है, तो देखिए tan थीटा का फार्मूला क्या होता है, लंब बटा के आधार होती है। ये जो फार्मूला होता है लंब अपान आधार। यहाँ लंब का मान 8 हुआ
और आधार का मान कितना हुआ 15। तो यहाँ से कर्ण आपको ज्ञात करना पड़ेगा। तो देखिए कर्ण का क्या होता है फार्मूला पाइथागोरस से प्रमेय से, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए आधार कितना है आपका 15 है, तो 15 का स्क्वायर कर लीजिए, और यहाँ लंब कितना है 8 है, तो 8 का स्क्वायर कर लीजिए। इसी को हल कीजिए आप। 15 का स्क्वायर करेंगे 225 होगा, 8 का स्क्वायर करेंगे 64 हो जाएगा, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 200, 5 4 9 होगा, 6 2 8 होगा, 289। ये कर्ण का स्क्वायर हुआ। देखिए स्क्वायर हटाने का नियम होता है कि दोनों पक्षों का कर्ण ही ले लीजिएगा। जब कर्ण ही लेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे कर्ण बाहर हो जाएगा। 289 का वर्गमूल कितना होता है 17 होता है। ये पता चल गया आपको। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, आपसे पूछ रहा है कोसेक थीटा। देखिए कोसेक थीटा का फार्मूला क्या होता है, बस यहाँ फार्मूला देख लीजिए, आपका सवाल हल हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे चलिए देखते हैं। कोसेक थीटा बराबर होता है फार्मूला कर्ण बटा के लंब होता है। साइन को उल्टा होता है फार्मूला ना। तो कर्ण का मान कितना है 17, और लंब का मान कितना आया है, लंब का मान देखिए सवाल में 8 दिया है, तो बटा में 8 लिख लीजिए, और यही क्या हो जाएगा आपका आंसर हो जाएगा। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। यहाँ पे देखिए 17 बटा के 8, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। देखिए आपका 14 नंबर का सवाल है, इसे कैसे करेंगे। यहाँ पे देखिए 2 cos 3 थीटा बराबर 1, तो थीटा का मान ज्ञात करना है। तो चलिए देखिए सवाल को हल करके बताते हैं। 2 cos 3 थीटा बराबर 1। देखिए अब 2 को इधर पक्षांतर कर लीजिए, गुणा में है, तो cos थीटा बराबर कितना हो जाएगा, पक्षांतर करेंगे, ये थीटा है ना, तो ये हो जाएगा 1/2। अब देखिए यहाँ पे सोचना है आपको, सोच के बताना है कि cos के रूप में कितने का मान 1/2 होता है। तो आप बताएंगे cos 3 थीटा बराबर, ये जो मान होता है cos 60 अंश का मान होता है। देखिए तो cos से cos आपका हट जाता है, 3 थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60 अंश, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 60/3 हो जाएगा। तो थीटा बराबर भाग देंगे तो 20 अंश, तो थीटा का मान कितना आया 20 अंश, और यही आपसे पूछ रहा था। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखिए 2 वृत्तों की परिधि में 3:2 का अनुपात है, क्षेत्रफलों का अनुपात पूछ रहा है। ये बताइए कि देखिए अभी आपको बताया है कि परिधि या परिमाप का है, वृत्तों की परिधि में का है चाहे वृत्तों के क्षेत्रफल में, अरे वृत्तों के देखिए आप परिधि का अनुपात दिया कितना, तो यहाँ पे लिख सकते हैं अनुपात में 3 बटा के कितना लिख सकते हैं 2। यहाँ क्षेत्रफलों का अनुपात, जब भी क्षेत्रफलों का जब भुजाओं का अनुपात दिया रहे और क्षेत्रफलों का अनुपात पूछे थे, बस इसका वर्ग कर लेना। क्या कर लेना, वर्ग। 3 का वर्ग 9 और 2 का वर्ग 4, अनुपात में लिखेंगे 9:4। ऑप्शन में देखिए कहाँ पे दिया है, तो ये डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से इस सवाल को लगा सकते थे, बहुत सिंपल तरीका से। अगला देखिए सवाल दिया है आपका कि एक समान त्रिज्या आर के 2 अर्धगोलों को उनके आधार से जोड़ा जाता है, तो इस नए बने ठोस का वक्र का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये तो फार्मूला ही है। देखिए कहने का मतलब क्या है इस सवाल का, इस सवाल का मतलब ये है कि जैसे ही एक अर्धगोला ये है, एक अर्धगोला मान लीजिए ये है, और इसी तरह एक अर्धगोला इसके ऊपर मान लीजिए एक अर्धगोला ये है, इन दोनों अर्धगोला को आपस में मिलाया जाता है तो एक गोला इस तरह बन जाता है। एक क्या बन जाएगा, इस तरह मिलाएंगे दोनों को तो एक गोला बन जाएगा। जब ये गोला बनता है तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है 4πr²। ये फार्मूला डायरेक्ट आपका है, तो इसका सही जवाब क्या होगा, ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए आपका सवाल है, कर्ण निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप नहीं है। देखिए आप माध्य पढ़ते हैं, माध्यिका पढ़ते हैं, बहुलक पढ़ते हैं, लेकिन मानक विचलन आपको नहीं पढ़ाया जाता है, इससे भी आप लगा सकते हैं। इसका मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के माप कौन सा नहीं होगा, मानक विचलन नहीं होगा। तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए 18 नंबर का क्या है कि 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समानांतर माध्य आपको बताना है कि इसका समानांतर माध्य क्या होगा। देखिए समांतर माध्य आपको कई बार बताया है कि समांतर माध्य बराबर क्या होता है कि सभी पदों का योग बटे के पदों की संख्या होता है। 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्या लिखिए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है 1 से 9 तक हो गया। तो माध्य ज्ञात करना, देखिए माध्य बराबर क्या होता है आपका कि सभी पदों का योग, यानी सबको जोड़ लीजिए 1 + 2 + 3 + 4 5 6 7 8 और +9, और पूरे के बटा में पदों की संख्या था, टोटल 9 पद है तो बटा में 9 कर लेंगे, या 9 का भाग देंगे। अब जोड़ लीजिए, देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे 3 3 3 6 6 4 10 10 15 15 6 21 21 में 7 जोड़ेंगे 28 28 और ये 8 कितना हो जाएगा 36 और 36 9 45, यानी कितना होगा 45 बटा के 9, और 9 से कटा देंगे कितने बार में 5 बार में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका 5 हो जाएगा। तो इसका सही जवाब ए वाला ऑप्शन क्या होगा सही होगा।
अगला प्रश्न 19 नंबर का देखिए। आपका 19 नंबर का सवाल क्या है, कह रहा है यदि किसी बारंबारता बंटन की माध्यिका दिया है 16, माध्य दिया है 15, तो बहुलक पूछ रहा है। देखिए यह फार्मूला, इसका बहुलक वाला फार्मूला क्या होता है, तो बहुलक का फार्मूला होता है आपका, बहुलक बराबर फार्मूला होता है 3 गुणे माध्यिका, 3 गुणे माध्यिका माइनस 2 गुणे माध्य, 2 गुणे माध्य, ये फार्मूला होता है। देखिए 3 गुणे माध्यिका का मान कितना दिया है 16, तो 16 कर लीजिए, माइनस 2 गुणे माध्य का मान कितना दिया है 15, तो 15 कर लीजिए। अब इसी को सिर्फ हल कर लीजिए। देखिए 16 का 3 में करेंगे 48 हो जाएगा, 15 दूना के कितना हो जाएगा 30, 48 में 30 घटाएंगे कितना हो जाएगा आपका 18 हो जाएगा, और यही क्या होगा आपका आंसर। ठीक है, इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या होगा, सही होगा। अगला करेगा प्रथम 10 प्राकृतिक संख्याओं की माध्यिका होगी। ये बहुत सिंपल सा होता है, इसको आपको टिक के माध्यम से बता देंगे। पहले आप क्या कीजिएगा, प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या लिखिए। तो प्रथम 10 प्राकृतिक संख्या क्या होगा, क्रम से लिखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 तक। जब आपसे माध्यिका पूछेगा ना, तो माध्यिका में देखिए क्या किया जाए, जब इसे आरोही अवरोही क्रम में लिख देंगे, यानी बढ़ते क्रम में लिख देंगे। तो आप देखिए यहाँ से लेकर 10 तक है, और 10 क्या है आपका सम संख्या है, 10 क्या है सम संख्या। तो आधा इधर छोड़ दीजिए, देखिए आधा इधर छोड़ देंगे, इसको छोड़ दीजिए इतने अंक को, और आधा इधर छोड़ दीजिएगा, आधा अंक। देखिए बीच में आपके कितने अंक बच रहे हैं, 2 अंक। जो बीच में जब 2 अंक बचेगा ना, तो दोनों को जोड़ के, यानी 5 और प्लस 6 को जोड़ के सिर्फ 2 का भाग दे दीजिएगा। 6 5 कितना हो जाएगा, 11/2 भाग देंगे 5.5, और यही इसका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। तो ऐसे सवाल जब भी आपसे माध्यिका पूछे, तो आप ऐसे ही लगाएगा, आधा इधर छोड़ दीजिएगा, आधा इधर छोड़ दीजिएगा। बीच में जो पद बचेगा, 2 पद बचेगा, दोनों को जोड़ के भाग दे दीजिएगा। केवल 1 पद बचेगा आपका बीच में, तो सिर्फ वही वाला आपका क्या हो जाएगा, माध्यिका हो जाएगा। ठीक है, तो इसका सही जवाब देखिए 5.5 कहाँ पे है, तो इसका सही जवाब डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पे 20 विकल्पी प्रश्न आपको बता दिए हैं। अब इसका कुछ समय के बाद पार्ट 2 लाएंगे। पार्ट 2 में इसके जितने भी प्रश्न हैं आपके दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, वो सभी प्रश्नों का आपको डिटेल में बताएंगे, और साथ में ये भी बताते रहेंगे आपको कि बोर्ड के एग्जाम में आपको कॉपी कैसे लिखना चाहिए मैथ का। ठीक है, तो ये आपको वीडियो कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें।